नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। कोरोना के साए में 1.5 साल बाद शुरू हुई 6वीं से 8वीं तक की क्लासें, 50% क्षमता के साथ खुले स्कूल। आंखों में न नींद है न दर्द की कराह, 48 वर्षों से नहीं सोया है ये इंसान। शराब बेचते वक्त दुकानदारों को देनी होगी अब रसीद, नहीं होगी मनमानी दामों पर शराब बिक्री। खबरें अब विस्तार से। कोरोना के साए में मध्य प्रदेश में 1.5 साल बाद 6वीं से 8वीं तक की क्लासें बुधवार से शुरू कर दी गई हैं। 50% क्षमता के साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूल खोलने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि रीवा में भी 6वीं से 8वीं तक के छात्र कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूल पहुंचे और अपनी पढ़ाई को लेकर उत्साहित दिखे, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई में ज़्यादातर बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आपको बता दें कि कोरोना काल के करीब 1.5 साल बाद प्रदेश के स्कूलों में 6वीं से 8वीं तक के छात्रों की पढ़ाई भी शुरू कर दी गई है। बुधवार से 50% क्षमता के साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूल खोलने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षकों के लिए कोरोना का टीका अनिवार्य किया गया है। स्कूलों में सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य होगा। बच्चों को मास्क पहनकर जाना होगा। साथ ही स्कूलों में हाथ सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की जाएगी। मुख्य द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। इसके अलावा अभिभावकों के सहमत पत्र के आधार पर ही बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते बीते 1.5 साल से पहली से लेकर कक्षा 8वीं तक के स्कूल बंद चल रहे थे। करीब 1.5 साल के लंबे इंतजार के बाद अब 1 सितंबर बुधवार से रीवा में भी कक्षा 6वीं से 8वीं तक के प्राइवेट और शासकीय स्कूलों के छात्र छात्राएं कोरोना नियमों का पालन करते हुए स्कूल पहुंचे। काफ़ी समय के बाद स्कूल पहुंचे बच्चों में पढ़ाई को लेकर अत्यधिक उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि बच्चे लगातार ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे। ऐसी कई चीज़ें थी जो उनके समझ में उससे नहीं आती थी और उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब स्कूल खुल जाने से ये परेशानी भी दूर हो जाएगी। बीते साल मार्च में लॉकडाउन के बाद से लगातार स्कूल बंद है। ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन लगातार जारी है। स्कूलों के खुलने के बाद भी ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन लगातार जारी रहेगा। कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 का पालन किया जाएगा। हालांकि बच्चों को स्कूल आना अनिवार्य नहीं होगा, वो अपनी स्वेच्छा से स्कूल आ सकते हैं। जो बच्चे स्कूल आते हैं उन्हें अपने परिजनों का सहमत पत्र लाना अनिवार्य होगा। बुधवार से स्कूल खोलने के निर्देश के बाद स्कूल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ ही कोरोना काल में किस तरह से स्कूल संचालित करना है उसकी ट्रेनिंग देने संयुक्त संचालक भोपाल रीवा पहुंचे और प्राचार्यों को ट्रेनिंग भी दी गई। आइए सुनते हैं सुरेश त्रिपाठी, संयुक्त संचालक भोपाल एवं छात्र से प्राप्त जानकारी के अंश। ठीक है, स्कूल 1.5 साल बाद स्कूल लगी है तो अभी ठीक है, पढ़ाई समझ में आती। कितना अंतर है? जैसे पहले आप मोबाइल में पढ़ते थे और आज क्लास में बैठ के पढ़ते? पहले ऑनलाइन क्लास था तो उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती थी, तो लेकिन अभी ठीक है, तो स्कूल में आते थे तो सही ठीक से पढ़ाई। किस तरीके की समस्याएं आती थी पहले? पहले क्वेश्चन समझ में नहीं आते थे और कोई डाउट बहुत सारे रहते थे, तो अब ठीक है, पहले नहीं हो पाता था। साल तक अभी स्कूलें बंद थी तो कैसे बच्चे की पढ़ाई होती थी? हो गया मेरे तो, मैं तो एकदम गरीब हूँ, जो कहेगा साफ, किराया से भी रह रही हूँ, फिर भी मेरे बच्चे व्हाट्सएप में जाता था तो पढ़ते थे। हाँ, जाते थे, पढ़ते हैं मोबाइल में। और उसके बाद हो गया, बस अच्छी पढ़ाई होती है, हर चीज़ की पढ़ाई यहाँ अच्छी होती है, हम ये जानते हैं। हाँ, 3 किलोमीटर सोच लो हम पैदल आए हैं, आज यही पता है करना कि स्कूल खुल गया कि नहीं, तो आ जाएं तो हो गया, खुल गया है, अब आएंगे, घर में भी पढ़ते हैं, आएंगे भी। क्या नाम है बालक का? कौन सी बालक के मेरा वो सलमान नाम है, मोहम्मद सलमान। कौन सी कक्षा का छात्र है? 8वीं। कोरोना को लेकर एसओपी का पालन करने के निर्देश सभी संस्था प्रमुख, विद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों और पालकों सबको दिए जा चुके हैं और संस्था के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन ने भारत सरकार और WHO के गाइडलाइन के अनुसार 50% जो छात्र हैं उनको विद्यालय में, विद्यालय की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी में 50% छात्रों को बुलाने के निर्देश हुए हैं। तो इस तरह से सभी संस्था प्रमुख और प्रदेश के साथ साथ रीवा जिले के जो हमारे प्राचार्य हैं, हेडमास्टर हैं, वो सभी SOP का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सैनिटाइजर और मास्क लगाकर विद्यालय में छात्रों को बुला रहे हैं। शिक्षकों का वैक्सीनेशन भी अनिवार्य है।
शिक्षकों का वैक्सीनेशन तो तकरीबन 95% हो चुका है। जिनका नहीं हो पाया होगा वो निरंतर चल रहा है तो वो हो जाए। अब मध्य प्रदेश में शराब खरीदारों को कोई भी शराब विक्रेता एमआरपी से ज्यादा दामों पर शराब नहीं बेच पाएगा, क्योंकि आबकारी विभाग ने सभी शराब दुकानदारों को शराब बेचते वक्त रसीद बुक रखने का नया आदेश जारी किया है, जिसके बाद अब मनमानी दामों पर शराब बिक्री करने पर रोक लगेगी, जिससे ग्राहकों को काफी फायदा होगा। आपको बता दें कि यूँ तो हर छोटी बड़ी चीजों के दाम निर्धारित हैं। उपभोक्ताओं को जगाने के लिए प्रचार प्रसार भी किए जाते हैं ताकि ग्राहक ठगी का शिकार न हो पाए। लेकिन शराब दुकानों पर न तो रेट लिस्ट रहती थी, न ही उन्हें बिल दिया जाता था, जिसके चलते ग्राहक ठगी का शिकार होते थे और उन्हें महंगे दामों पर शराब खरीदना पड़ता था। लेकिन अब मध्य प्रदेश में इस पर अंकुश लगाया जाएगा। प्रदेश के आबकारी विभाग ने सभी शराब दुकानदारों को शराब बेचते वक्त रसीद बुक रखने का नया आदेश जारी किया है। साथ ही रेट लिस्ट भी लगाने के आदेश दिए हैं। इस आदेश से शराब ग्राहकों को काफी फायदा होगा और उन्हें सही दामों पर शराब मिल पाएगी। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर शराब की बिक्री के काउंटर सेल में एमआरपी से ज्यादा दर में शराब बेचे जाने की कई शिकायतें अलग अलग जगहों से आबकारी विभाग को मिली थी। इस पर रोक लगाने के उपाय के तौर पर बिल बुक का फार्मूला लाया गया है। केवल यही नहीं, बिल बुक की कार्बन कॉपी को वित्तीय वर्ष के अंत तक संभाल कर रखने के लिए कहा गया है। ये बिल बुक शराब ठेका अवधि के खत्म होने की तारीख यानी 31 मार्च 2022 तक संभाल कर रखना होगा। आबकारी आयुक्त के निर्देश के अनुसार मध्य प्रदेश में मौजूद शराब के सभी दुकानदारों को एक कैश मेमो प्रिंट करवाना होगा। ये कैश मेमो जिले के आबकारी विभाग से प्रमाणित करवाया जाना बेहद आवश्यक होगा। जो भी ग्राहक शराब खरीदे उसे तय दाम के हिसाब से ही बिल काट कर देना होगा। रेट के साथ साथ इस बिल में शराब की ब्रांड से जुड़ी जानकारी भी देनी होगी। इस बिल बुक की एक कार्बन कॉपी ठेके पर हमेशा रखना होगा। इसके साथ ही सभी शराब के ठेकों पर संबंधित अधिकारी का नंबर ठेके पर लिखा होना चाहिए, ताकि बिल न मिलने पर ग्राहक उस दुकानदार के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सके। ये आदेश उन लोगों के लिए राहत देगा जो शराब के शौकीन हैं। वहीं आज सुबह से ही आबकारी विभाग की दर्जन भर टीमों द्वारा जिले भर की देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों पर निरीक्षण कर बिल बुक जांची गई है। प्रस्तुत है ग्राहक एवं आबकारी निरीक्षक अभिमन्यु त्रिपाठी से प्राप्त जानकारी के अंश। बिल तो दिए हैं। क्या नाम है भैया आपका? राजेश विश्वकर्मा। अभी ये शराब नहीं है तो क्या बिल वगैरह मिल रहा है यहाँ? हाँ मिल रहा है ना। कितने की शराब दी है? 170 रुपये का पौवा और 350 रुपये का हाफ। बिल मिल रहा है? हाँ। कोई समस्या तो नहीं बिल में? कोई समस्या नहीं। जैसे शासन के निर्देशों के अनुरूप हमारी 77 मदिरा दुकानों में मदिरा के साथ साथ बिल बुक का भी प्रदान किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ये है कि ग्राहकों को जो मिनिमम जो वो पैसा पेड कर रहे हैं उसको एक उनके पास प्रूफ मिले और उससे ज़्यादा कोई ना ले सके। अभी तक कुल कितने दुकानों पर निरीक्षण किया गया आपके द्वारा? अभी हम लोगों ने करीब 10, हमारी सारी टीमें निकली हुई हैं, करीब 10 दुकानों का तो मेरे द्वारा पर्सनल किया गया और 2 दुकानों का हमारे उपायुक्त महोदय द्वारा भी निरीक्षण किया गया। तो व्यवस्थाएं हैं। अभी आज पहला दिन है, थोड़ी समस्याएं आ रही हैं, शाम तक चीज़ों को ठीक कर लिया जाएगा। तो जिले में कुल कितनी दुकानें होंगी और किस तरीके से? रीवा जिले में कुल 77 दुकानें हैं, जिसमें हमारी 26 विदेशी मदिरा की दुकानें हैं, 51 देसी मदिरा की दुकानें हैं। टीम लगातार निरीक्षण कर रही है। हाँ जी। कहीं ऐसी अनियमितता पाई गई हो जहाँ बिल अनियमितताएं बिल की है, अभी इतना स्टाफ नहीं है अभी तो। अभी ये बड़ी दुकान है हमारी, यहाँ पे बैठने की जगह है। बाकी कुछ दुकानें ऐसी हैं कि जहाँ पे सेल्समैन को बैठने की जगह नहीं है, तो अभी उनको बैठने की और ये सारी और भी स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सारी व्यवस्थाएं करने के लिए इनको निर्देशित किया गया है। लोकायुक्त के छापे में निकली 20 करोड़ की बेनामी संपत्ति। आलीशान बंगले में निवास करती थी महिला सरपंच। हुजूर तहसील क्षेत्र अंतर्गत बैजनाथ गांव में बीते दिनों लोकायुक्त पुलिस के द्वारा महिला सरपंच के घर पर छापामार कार्रवाई की गई थी, जहां से अब तक तकरीबन 20 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति सामने आई है। बताया जा रहा है कि महिला सरपंच सुधा जीवेन सिंह परिहार आलीशान बंगले में निवास करती थी, जहां बाकायदा स्विमिंग पूल गार्डन की भी व्यवस्था बनाई गई थी। वहीं लोकायुक्त पुलिस के छापे में कई हैवी वाहनों और 20 लाख के सोने से बने जेवरात भी जब्त किए गए हैं। हम आपको बता दें कि 20 करोड़ की आसामी निकली महिला सरपंच। बैजनाथ गांव में बीते कल लोकायुक्त पुलिस के द्वारा दबिश दी गई थी, जहां पर लोकायुक्त पुलिस की टीम ने बैजनाथ गांव की सरपंच के घर पर आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर छापा मारा था, जहां पर अब तक लोकायुक्त पुलिस टीम की कार्रवाई जारी है। लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई में अब तक महिला सरपंच के घर से तकरीबन 20 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति सामने आई है।
आपको बता दें कि रॉयल जिंदगी जी रही थी महिला सरपंच। बताया जा रहा है कि महिला सरपंच का बैजनाथ ग्राम में स्थित आवास की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है, जहां बाकायदा स्विमिंग पूल और गार्डन की आलीशान व्यवस्था है। वहीं गोड़ाहर में स्थित घर की अनुमानित कीमत भी 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। छोटे बड़े 30 वाहनों सहित सोने के जेवरात हुए हैं बरामद। कार्यवाही अभी भी जारी है। इसके अलावा सरपंच के पास से 2 क्रेशर मशीनें, 1 मिक्सर मशीन, 1 ब्रिक मशीन, 30 बड़े वाहन जिसमें चैन माउंटेन, जेसीबी, हाइवा, लोडर, ट्रैक्टर, इनोवा, स्कॉर्पियो, ईंट मशीन आदि बरामद की गई हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही तकरीबन 20 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात सहित 12 लाख रुपए की जीवन बीमा पॉलिसी भी सामने आई है। वहीं महिला सरपंच के घर से 36 भूखंड के दस्तावेज भी मिले हैं, जिनमें से 12 भूखंड की कीमत 80 लाख बताई जा रही है। वहीं अन्य भूखंडों पर अभी भी जांच की जा रही है। लोकायुक्त पुलिस की माने तो महिला सरपंच के नाम से रजिस्ट्री ऑफिस में तकरीबन 8 करोड़ की जमीन की रजिस्ट्री भी पाई गई है। आंखों में न नींद है न दर्द की कराह। 48 सालों से नहीं सोए रीवा के मोहनलाल, फिर भी जी रहे हैं स्वस्थ जीवन। आपको बता दें कि एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक शख्स पिछले 48 सालों से जाग रहा है। आपको बता दें कि एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक शख्स पिछले 48 सालों से जाग रहा है। बात तो चौंकाने वाली है कि भला कोई 48 सालों तक सोए बिना कैसे जीवित रह सकता है। लेकिन रीवा में रहने वाले मोहनलाल द्विवेदी, जो पिछले 48 सालों से सोए नहीं हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारी भी नहीं है। उनके द्वारा दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े महानगरों में अस्पतालों में डॉक्टरों से अपनी इस अनोखी बीमारी का इलाज भी करवाया है, किंतु बड़े बड़े डॉक्टर भी उनकी बीमारी का पता नहीं लगा पाए हैं। साथ ही उन्हें चोट लगने पर शरीर में किसी भी तरह के दर्द का एहसास भी नहीं होता है। इतना ही नहीं, मोहनलाल की पत्नी व बेटी भी दिन में मात्र 3 से 4 घंटे ही सोती हैं। ML द्विवेदी, मोहनलाल द्विवेदी। किस तरह की समस्या है? समस्या नींद नहीं आती है, बस यही समस्या नहीं है, वो आदत सी पड़ गई। नो प्रॉब्लम बेटा। आपको बता दें कि रीवा शहर के चाणक्यपुरी कॉलोनी के रहने वाले रिटायर्ड ज्वाइंट कलेक्टर 71 वर्षीय मोहनलाल द्विवेदी ने साइंस को पूरी तरह से मात दे दी है। मेडिकल साइंस का कहना है कि हर इंसान को स्वस्थ रहने के लिए दिन के 24 घंटे के दरमियान 6 से 8 घंटे तक नींद लेना बहुत ही आवश्यक है। जबकि मोहनलाल द्विवेदी ने एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने नहीं, बल्कि 48 सालों में एक पल के लिए भी नहीं सोए हैं। ये बात सुनकर हर कोई हैरान और चकित है कि भला ऐसे कैसे संभव हो सकता है। मोहनलाल द्विवेदी ने दावा किया है कि वह पिछले 48 सालों से बिल्कुल भी नहीं सोए हैं। इसके बावजूद भी उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है और वो पूरी तरह से स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। जुलाई 73 से। कोई बीमारी है? ये कोई बीमारी नहीं। आपने नहीं इलाज कराया? अपने आप नींद आना बंद हो गया इलाज कराया कहीं आपने? हाँ, डॉक्टरों को दिखाया, कौन? दिल्ली भी गया, एम्स में गया, टाटा हॉस्पिटल बॉम्बे में भी गया, लोकल को तो दिखाया ही, आयुर्वेद वालों से भी दवा लिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। झाड़ फूक भी कराई है? झाड़ फूक वो तो गांव की बात है। क्या कोई परेशानी, नहीं, कोई परेशानी नहीं। बात रह गई कुछ? नहीं, कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं। परिवार में किसी को और किसी तरह कुछ? नहीं। कैसे पूरा दिन कैसे पे गुजारते हैं जब? जैसे खाना खाए लेटे रहे, लेटे के बाद फिर थोड़ा किताब उताब पढ़े, फिर ऐसे दरबारी आगे उनकी दरबार करते रहे। और रात कैसे कटती है फिर आपकी? रात को पढ़ते हैं, वो किताब पढ़ते हैं थोड़ा, फिर छत में लेटे, फिर लेटे रहे हो गए। चोरियाँ हैं? मोहल्ले में चोरियाँ भी नहीं हुई? हाँ, चोरी नहीं होती नहीं। ये तो रिकॉर्ड है आज तक का। उनकी भी दिनचर्या आम इंसानों के तरह सामान्य है। वहीं देखा जाए तो मोहनलाल द्विवेदी की पत्नी
नर्मदा द्विवेदी और बेटी प्रतिभा भी दिन के 24 घंटे में मात्र 3 से 4 घंटे ही नींद लेती हैं। मोहनलाल बताते हैं कि शुरुआती दिनों में उन्होंने ये समस्या किसी को नहीं बताई। वो पूरी रात जागकर बिताते थे, लेकिन आंखों में न जलन होती और न ही कुछ और। दैनिक क्रियाओं पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ दिन बाद उन्होंने अपनी इस समस्या से घर के लोगों को अवगत कराया तो घर वालों ने पहले तो झाड़ फूंक कराई। इसके बावजूद भी जब उन्हें कोई आराम नहीं दिखा तो परिजनों ने डॉक्टर को दिखाना मुनासिब समझा। परिजनों के द्वारा लगातार 4 से 5 साल तक रीवा, जबलपुर से लेकर दिल्ली, मुंबई तक के डॉक्टरों को दिखाया गया, लेकिन तरह तरह की जांच भी कराई गई, लेकिन उनकी इस अजीब बीमारी का कोई पता नहीं लग पाया। मोहनलाल द्विवेदी ने आखिरी बार 2002 में चिकित्सकों से संपर्क साधा, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी इस बीमारी का निदान नहीं हो सका। मोहनलाल जी का कहना है कि 1973 में उनकी लेक्चरर की नौकरी लग गई थी, जिसके कुछ दिन बाद ही जुलाई माह से उनकी नींद गायब हो गई, जिसके बाद वो सरकारी नौकरी छोड़कर रीवा आ गए और रीवा के TRS कॉलेज में संविदा पर प्रोफेसर बन गए। फिर 1974 में MPPSC क्वालिफाई कर नायब तहसीलदार बने और 2001 में ज्वाइंट कलेक्टर बनने के बाद रिटायर हो गए। मोहनलाल को नींद न आने के साथ ही उन्हें दर्द का भी एहसास नहीं होता। मोहनलाल अधिकांश समय किताबों को पढ़ने में ही व्यतीत करते हैं। देर रात तक छत पर टहलते रहते हैं, जिसके कारण आज तक मोहल्ले में किसी भी घर में चोरी भी नहीं हुई। मोहनलाल 48 सालों से नहीं सोए हैं। इसका साक्ष्य तो नहीं मिला, क्योंकि जो दवा उनकी चलती थी वो भी कई सालों पहले ही उन्होंने बंद कर दी। वहीं जब इस मामले को लेकर मानसिक रोग विशेषज्ञ धीरज मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 48 सालों तक न सोना, ऐसा केस पहली बार सुना है। इस तरह के केस को न कहीं हमने पढ़ा और ना ही सुना है। कुछ बीमारियों के चलते कम सोने की समस्या होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि दर्द का एहसास न होना इस तरह की समस्या होती है जब किसी बीमारी के कारण आपकी संवेदनशीलता खत्म हो जाती है, तो दर्द का पता नहीं चल पाता। लेकिन मोहनलाल को नींद न आना और दर्द का एहसास न होना उनकी जांच करने के बाद ही पता चल सकेगा कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आइए देखते हैं मोहनलाल द्विवेदी न सोने वाले शख्स से प्राप्त जानकारी के अंश तथा धीरज मिश्रा मानसिक रोग विशेषज्ञ संजय गांधी इस संबंध में क्या कहते हैं। कहाँ सर्विस दिया है? हमने बालाघाट, जबलपुर, शहडोल। सर्विस के दौरान भी ऐसी समस्याएं? हाँ, सर्विस के दौरान से ही चालू हुआ। ये आप ही के साथ ऐसा हो रहा है कि परिवार में और भी कोई ऐसा है? नहीं, हमारे परिवार में इतना तो नहीं कि नहीं सोते, लेकिन कम सोते हैं। लोग कितने घंटे सोते होंगे लोग, बाकी लोग? अब ये लोग 20-20 में सोते हैं, फ्लैट नहीं सोते कि सो गए तो सुबह जगे। कहते हैं दर्द भी नहीं होता है, कोई ग्लास अगर खींचता है बॉडी में तो एक आम आदमी को जितना दर्द होता है उसके बराबर तो आपको कुछ भी नहीं होता है? ऐसा नहीं होता, पता नहीं क्या है। अब वजह तो ना बता पाएंगे क्या वजह है। इसको भी लेकर के कभी चिकित्सक से आपने सलाह की है? हाँ, चिकित्सक को दिखाया हमने। क्या बताते हैं? नहीं टेस्ट कर पाए तो चला है। ऐसे और भी लोग हैं कहीं जिनको पेन इस तरीके के ना सोने का एक बार हमने कैलिफोर्निया में टीवी में देखा था एक व्यक्ति को, जो मैंने 5-6 साल हो गए, जो विगत 18 वर्ष से नहीं सो रहा था। इसका एहसास कभी हुआ आपको कि आपको दर्द नहीं होता है किसी चीज़? ये तो 73 से है। पहले दर्द होता था, सोता था खूब जब पढ़ता था कॉलेज में। तब जब से नींद गई तब से दर्द भी गया? हाँ, दर्द भी गया। अभी देखा गया कि क्लास से कई बार आपकी छुट्टी खूब खींची ना बलवारा। देखिए, नींद शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे आपका सांस लेना आवश्यक है, दिल की धड़कन आवश्यक है, इसीलिए दिमाग को संतुलित रखने के लिए नींद आवश्यक है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं कि जिनमें नींद कम हो जाती है, नींद ज़्यादा हो जाती है। सामान्य रूप से व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों को शॉर्ट स्लीपर कहते हैं, जिनके लिए 4 से 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है और 4 घंटे सोने के बाद भी वो लोग फ्रेश फील करते हैं। कुछ लोग लॉन्ग स्लीपर्स होते हैं, जिनको ज़्यादा नींद की आवश्यकता होती है, लोगों को 12 घंटे 14 घंटे सोने के बाद फ्रेश फील होता है। और बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनमें नींद बढ़ जाती है या घट जाती है, जिसको अपन सिंड्रोम कहते हैं। उसमें केवल नींद बस की समस्या नहीं होती है। जैसे कुछ सिंड्रोम्स हैं जिनमें नींद बहुत ज़्यादा हो जाती है, मोटापा आ जाता है और समस्याएं आती हैं। बट ऐसा जितना हमने लिटरेचर में पढ़ा है, मेडिकल की बुक्स में पढ़ा है, तो ऐसा बहुत ही कोई मामला
हमने अपने व्यक्तिगत रूप से तो नहीं पढ़ा है ना सुना है कि व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं सोया 48 साल से, जैसा आप बता रहे हैं। तो इस पे भरोसा करना बहुत ही थोड़ा कठिन हो जा रहा है। पर पूरी डिटेल तो मरीज के परीक्षण करने पे, मरीज के बात करने पे, उसकी कुछ जांचें कराने पे ही बता पाएंगे कि वास्तव में कोई बीमारी है या ऐसी एक र्यूमर है। दर्द भी नहीं होता जैसे हम लोगों ने खुद प्लास से उनके चमड़ी को खींचा और उनको कहीं भी कोई पेन नहीं थी। देखिए, शरीर में संवेदनाओं को महसूस करने के लिए एक सिस्टम होता है जिसको अपन सेंसरी सिस्टम कहते हैं। जैसे ब्लड सर्कुलेट करने के लिए हार्ट होता है तो उसको अपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। वैसे शरीर में संवेदनाओं को महसूस करने कि ठंडा है, गर्म है, चुभ रहा है ना, उसके लिए सेंसरी सिस्टम होता है। सेंसरी सिस्टम अपनी पूरी नसों के माध्यम से संवेदनाएं दिमाग में ले जाता है। इस पूरे सेंसरी सिस्टम में कहीं पे भी गड़बड़, अगर आपकी नसें ख़राब हो जाती हैं तो संवेदनाएं महसूस होना कम हो जाती हैं। दिमाग में जहाँ संवेदनाएं गईं और जो दिमाग का हिस्सा उसको महसूस करता, अगर वहाँ पे खराबी हो जाए तो भी ऐसी दिक्कतें आती हैं। कुछ सामान्य बीमारियों को उदाहरण बताएं, जैसे कि डायबिटीज़ आप में बहुत कॉमन बीमारी है। जिनको डायबिटीज़ बहुत लंबे समय तक रहती है उनकी नसों में कमजोरी आने लगती है और आपने देखा होगा कि उनको संवेदनाएँ कम हो जाती हैं, उनको दर्द नहीं होता, निडल चुभाएंगे तो नहीं चुभती हैं। तो ये एक प्रकार की समस्याएं ऐसा कॉमन है, देखने में आया है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण ये कि अगर आपको संवेदनाएं नहीं होंगी तो आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाएंगे। डायबिटीज़ हो गया, टेबिस डॉर्सैलिस हो गया, ऐसे बहुत प्रकार की बीमारियां जिनमें शरीर की संवेदनाएं कम हो जाती हैं। तो जिनका आप बता रहे हैं उनके क्या कारण है कि उनको संवेदनाएं महसूस नहीं हो रही, उसका तो परीक्षण करने के बाद, मरीज को देखने के बाद और कुछ जांचें कराने के बाद ही बताया जा सकता है कि वास्तव में कितनी स्थिति कितनी वास्तविक है और इसके पीछे का कारण क्या है। इसका परीक्षण के बाद ही कुछ वैज्ञानिक कारण बताया जा सकता है। भाजपा विधायक के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। विधायक ने रुकवाया सड़क निर्माण का कार्य। तहसील कार्यालय के सामने ग्रामीणों ने जमाया डेरा। आपको बता दें कि रीवा जिले के मनगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तिवनी ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के निर्माण कार्यों को रोकने के लिए भाजपा विधायक के द्वारा महाप्रबंधक को लिखे गए पत्र के वायरल होने के बाद अब ग्रामीणों ने विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके लिए आज सैकड़ा भर ग्रामीणों ने एकत्रित होकर मनगांव तहसील कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान ग्रामीण जन विधायक के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। वहीं ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय के बाहर दरी बिछाकर अपना डेरा भी जमा लिया है। हालांकि मामले पर प्रशासनिक अमले ने चुप्पी साध ली है। आपको बता दें कि रीवा जिले के मनगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तिवनी ग्राम पंचायत के सैकड़ों ग्रामीणों ने कल मनगांव तहसील कार्यालय का घेराव किया, जहां पर ग्रामीणों के द्वारा दरी बिछाकर तहसील कार्यालय के सामने डेरा जमा लिया गया। वहीं सैकड़ों की तादाद में एकत्रित ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय के सामने भाजपा विधायक के खिलाफ नारेबाजी भी की। दरअसल तिवनी ग्राम पंचायत में स्थानीय लोगों के प्रयास से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का निर्माण कार्य शुरू, जिस पर भाजपा विधायक पंचूलाल प्रजापति के द्वारा महाप्रबंधक को पत्र लिखकर सड़क के निर्माण कार्य को रोके जाने की अनुशंसा की गई है, जिसके बाद सड़क निर्माण का कार्य रोक दिया गया है। तब विधायक के खिलाफ ग्रामवासियों का आक्रोश फूटा और सैकड़ों की तादाद में एकत्रित होकर अब ग्रामवासियों ने तहसील कार्यालय का घेराव किया है। बताया जा रहा है कि आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बावजूद तिवनी ग्राम पंचायत में सड़क की समस्या बनी हुई है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही ग्रामीणों के प्रयास के बाद सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ, परंतु विधायक पंचूलाल प्रजापति ने महाप्रबंधक को पत्र लिखकर सड़क का निर्माण कार्य रोक दिया है। आपको बता दें कि तिवनी ग्राम पंचायत पूर्व विधानसभा अध्यक्ष तथा कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता श्रीनिवास तिवारी का गृहग्राम है, जहां लोगों को सड़क की समस्या से अब तक दो चार होना पड़ रहा है। ग्रामीणों की माने तो बड़ी मुश्किलों के बाद सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ, परंतु विधायक ने निर्माण कार्य को रोककर ग्रामीणों को निराश कर दिया है। प्रस्तुत है इस संबंध में ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी के अंश। लिए आए हैं कि अभी आपके उसमें एक लेटर सोशल मीडिया में वायरल हुआ है कि विधायक जी ने रोड के लिए निरस्तीकरण का वो किया है, प्रस्ताव भेजा है। तो हमारा प्रशासन से निवेदन है कि हमारी रोड जो पचपहरा से गाँव टोला के लिए, जिसमें कोई विवाद नहीं है, निर्विवादित है, उसको बनाई जाए। यही हमारा शासन प्रशासन से अनुरोध है। और जिनकी ज़मीन है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, वहाँ रोड न बनाई जाए। लेकिन हमारा जो कि 1000 लोगों की आबादी का टोला है तिवनी गांव में, गाँव टोला तक की रोड पचपहरा से गाँव टोला तक की बनाई जाए। बस यही हमारी यहाँ से मांग है और शासन प्रशासन इसमें ध्यान दे, नहीं तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आपने विधायक से इस पर बात की?
विधायक जी से बात हुई है तो विधायक जी का कहना था कि हम विधायक जी द्वारा ही ये प्रस्ताव भेजा गया था प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन फिर से दबाव डाल के उसको निरस्तीकरण के लिए भेज दिया गया है, और जिससे पूरी रोड हमारी बाधित हो गई है। और हमारा ये मानना है कि हम उस ज़मीन पे जिसमें इनका वो आया था, जो भी नंबर 1902 या कोई भी रकबा नंबर है, उसमें हमारा कोई मतलब नहीं है, और हमारे कांव टोला तक रोड बनाई जाए, पचपहरा से कांव टोला तक। बस आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।